आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ है। ठीक है ना सर। तो आपको बीजेपी के साथ काम करके अनुभव कैसा है? क्या आप खुल के बोल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं? सर जब आप राजनीति में आए तो आपका एक नारा था, वो नारा आपका ये था कि मैं भी हूं मैदान। तो सर आप उसके बारे में अभी आपके क्या विचार है उसमें? आपने जो ताल ठोकी थी कि मैं भी हूं मैदान, क्या वो ताल बरकरार है अभी? एलडी जो गठबंधन करती है उसमें गरीब किसान मजदूर का फायदा देखती है या खुद का फायदा देखती है? देखो, आपको लगता है मुस्लिम पक्ष का एक तरफा वोट आपको मिला? उन्हीं का माहौल था, जिसे वो टिकट देते वही जीते। सर आप इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने आपको एक तरफा वोट करी है? नहीं, बिल्कुल दिया। क्या अभी आप बीजेपी के साथ है तो क्या मुस्लिम पक्ष नाराज है आपसे? क्या 2027 में भी आपको वो एक तरफा वोट करेगा? आप अपोजिट में होते तो मतलब कम से कम अगर आप रेट मांगते तो 600 का मांगते। चलो ठीक है। ठीक है ना सर। हर समय अलग होती थी, अगर आप विपक्ष में होते थे आप खुद डांटते थे माइक। मैं विपक्ष में था, मैंने आपको बताया। आप सबसे ज्यादा माइक मैं आपको बताया। मैं सर हम माने कि जब से गठबंधन हुआ है आरएलडी की आवाज दब गई है। आवाज दबी नहीं, आवाज उठी है। आवाज सर आप वो दिखाई नहीं दे रही, अब भी हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि गन्ने का भाव भी बहुत जल्दी अगले साल इतना बढ़ेगा कि सब कुछ हो जाएगा। मतलब 600 के करीब जा सकता है। 600 तक काम ही नहीं चलना। क्या कभी हम आरएलडी में देखेंगे सर एक गरीब किसान का जो लड़का है, दो चार बीघे उसके पास है, क्या वो कभी नेता बनेगा? किसी भी पार्टी में या सर एक सेकंड, या आरएलडी में सिर्फ वही नेता बनेंगे जिसके पास बाहुबल पैसा बल? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएलडी के सबसे चर्चित चेहरे माननीय प्रसन्न चौधरी जी। आज इन्हीं से सवाल जवाब होंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर हम सीधा सवालों पे बात करते हैं। सर जब आप राजनीति में आए तो आपका एक नारा था, वो नारा आपका ये था कि मैं भी हूं मैदान में। तो सर आप उसके बारे में अभी आपके क्या विचार है उसमें? आपने जो ताल ठोकी थी कि मैं भी हूं मैदान में, क्या वो ताल बरकरार है अभी? ऐसा है प्रशांत भाई, राजनीति के तो जेंट्स हो। जी सर। एक किसान भी हो सकता है, एक किसी सर्विस वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जी सर। और एक व्यापारी भी हो सकता है। जी सर। और ये जन्म से जी सर। जेंट्स होते हैं। मुझे शौक था पहले से ही जी सर। रैलियों में जाने का, जब जी। छोटा सा था, जी। समाचार सुनने का। जी सर। और राजनीतिक व्यक्ति कोई यदि गांव में आता था, इलाके में आता था, तो उसके स्वागत में जाना, उसके साथ फोटो खिंचवाना, ये करना, ये सब शौक था। जी सर। और वो शौक होते होते जी। परिवर्तन किया कि राजनीति में आए। जी सर। और मैदान में तो जो भी व्यक्ति किसी राजनीतिक रैली में जाएगा जिसके अंदर कीटाणु जीवाणु होंगे, जी सर। जी सर। वो हमेशा मैदान में रहता है। जिसमें कुछ अलग करने की क्षमताएं होगी। वो अलग बात है, वो तो है। जी जी। लेकिन जो घर छोड़ के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, जी सर। राजनीतिक प्रोग्राम में जा रहे जी हैं, जी जी। कहीं भी कैसे भी प्रोग्राम में, जी सर। इसका मतलब उसके अंदर है, वो मैदान में हमेशा है। जैसे मोदी जी कहते यदि हैं। उसे चांस मिलेगा जी जी जी। तो वो मना नहीं करेगा। वो मेरा है, मेरे अंदर भी वही जीवाणु और कीटाणु थे। और जब मुझे चांस मिला तो ऊपरले वाले का और नेता का आशीर्वाद है, ठीक हुआ। अच्छा सर। मैं हमेशा मैदान में रहूंगा, मैं मैदान से नहीं हटता। अच्छा मैदान में आपने मतलब खूंटा मैं गाड़ दिया? हमेशा हूँ, हमेशा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बस नेता का आशीर्वाद है, वो किस दिशा में किस लिए कहाँ होगा वो नेता के जी ऊपर डिपेंड जी करता है, जी जो जी। हमारे नेता है। सर अभी आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ है। हम्म। ठीक है ना सर। तो आपको बीजेपी के साथ काम करके अनुभव कैसा है? क्या आप खुल के बोल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं? बीजेपी के साथ खुल के बोल रहा हूँ, खूब अच्छा काम करने में मजा आ रहा है। अनुभव कैसा है सर आपका? अनुभव बढ़िया है। मतलब पहले पहले कुछ नहीं कर पाते थे चिल्ला के भी, अब अपनी बात रखे उन पे अमल होता है। जी जी। जरूर नहीं 100 के 100% काम हो, जी। लेकिन बहुत से काम है जो होने लायक हुए होते हैं। अपनी मतलब बात। प्रशासन, आप कहना ये चाह रहे हैं पहले आपके साथ प्रशासन नहीं था, अब प्रशासन आपके साथ है?
नहीं, प्रशासन पहले भी था, लेकिन जो सरकार का फर्क पड़ता है जी सर। उसका फर्क है, और जो दिखाई भी देता है, जी जी। दिखाई मतलब देता है। आप प्रशासन से काम करवा सकते हैं, गरीब एक मजदूर मध्यम वर्ग के आप एक काम करवा सकते हो आप जब। एक तो होता है प्रोटोकॉल, जी सर। जब कोई विधायक बन गया या एमपी बन गया, जी सर। उसका प्रोटोकॉल है कि वो जनता की सेवा के लिए लगा रहे, और उसका प्रोटोकॉल है, जी सर। अधिकारी उसकी बात सुननी पड़ेगी। जी जी जी। और एक प्रोटोकॉल के साथ साथ सत्ता, जी तो उसका अलग ही व्यवहार होता है। वो अपनी बात रखने में ज्यादा सक्षम हो जाता है अगर यदि वो सत्ता का सत्ता साथ यदि सत्ता का साथ है, तो ज्यादा बात को अपनी रख इस सकता है। बात को आप पहले मिस कर रहे थे। प्लेटफॉर्म चेंज होता है, जी जी जी। प्लेटफॉर्म बदल जाता है। जी महसूस तो, क्योंकि सत्ता में तो अब आए हैं, सत्ता के साथ तो अब लगे हैं, जी जी तो अभी तो पता चला ना कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। जी। लेकिन जो हम चाहते थे काम हो, उन पे अमल हो रहा है। सारे के सारे काम हो नहीं करते, जितने भी प्रयास होते हैं वो प्रयास होते हैं उस काम के। इसका मतलब ये है, अगर गठबंधन टूटता है और आगे आप सत्ता के साथ नहीं रहते तो आप कुछ काम नहीं करा पाओगे खुल के। देखो, सत्ता हमेशा ताकतवर होती है, जी सर। और सत्ता में बहुत सी योजनाएं होती हैं जनहित जी के लिए, जी जी जी। और जो सत्ता में सम्मिलित होता है वो उनको लगवाने का प्रयास करता है। जी जब हम सत्ता में नहीं थे तो केवल और केवल एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जी वो है निधि की। जी निधि हमारा प्रोटोकॉल था, जी वो हमें मिल रही थी। जी और अब हम सत्ता में आए तो हम कुछ कार्य जी किसी भी विभाग से जी। कराने में सक्षम है, करा सकते हैं, बशर्ते वो नियम कानून के अंदर हो। वे ऐसे कौन से काम थे सर जो आप पहले महागठबंधन में रह के नहीं करा रहे थे, लेकिन अब आप नॉर्मली करा दे रहे हो? हर हर पॉइंट पे आप चर्चा करो। जी सर। जैसे पीडब्ल्यूडी है, जी सर। वो सड़कें बनाती है। जी जब मैं सत्ता में नहीं था या जी विधायक था, जी तो मेरे पास मेरी निधि थी जी केवल विकास के कार्य के लिए। जी सर। अब मेरे पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, जी मंडी समिति भी है, जी और गन्ना भी है, जी एक आरईडी डिपार्टमेंट होता है वो भी है। जी। और मैं जो चेयरमैन यहाँ है, यानी कि नगर पंचायत और नगर पालिका, वहां भी उन्हें कह के काम करा सकता अच्छा, ये आप काम पहले मतलब इसमें इतना नॉर्मली आप करा नहीं रहे थे, हूँ। लेकिन नहीं, सत्ता वो के बाद में। सत्ता के सही होता है वो काम। चलो सर। सर आरएलडी का गठबंधन पहले सपा के साथ था, बिल्कुल। तो आरएलडी की जो आइडियोलॉजी थी वह बीजेपी के खिलाफ थी। आप आप इस कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। सर बताओ। आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें बिल्कुल ठीक है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के आप। आइडियोलॉजी में और खिलाफ बोलने में उसमें बहुत फर्क होता है, जी उसमें बहुत फर्क है। आज भी लोकदल की आइडियोलॉजी जो है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर है। जी 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 आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हमारे नेता हैं, जी वो उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। नहीं सर, आप जब। उसमें समझौता करना, जी सर। सत्ता में आना, जी आइडियोलॉजी चेंज करना नहीं होता। जी जी हम तब बस केवल मैंने क्या चीज बताई, सत्ता में आना और विपक्ष में रहना, एक प्लेटफॉर्म चेंज होता है। जी वहां हम सत्ता के खिलाफ खड़े होकर जी अपनी जनहित की मांगे उठाते थे, या हम सत्ता के साथ खड़े होकर अंदर से उन जनहित की मांगों को रखते हैं और उन पर अमल होता है। अच्छा सर, मेरा सवाल सुनो पहले। जैसे आपकी आइडियोलॉजी अब बीजेपी के साथ है और सपा के विरुद्ध है, जो आरएलडी गठबंधन करती है वो अपना फायदा देखकर करती है या अब फिर थोड़ा सा गरीब। फर्क कर रहे हो, आइडियोलॉजी में और साथ होने में वो फर्क है। चलो सर, साथ होने, अब आप बीजेपी के साथ हम हो, बीजेपी के साथ। सपा के विरुद्ध हो। जो आरएलडी जो गठबंधन करती है उसमें गरीब किसान मजदूर का फायदा देखती है या खुद का फायदा देखती है? देखो, ऐसा है, आरएलडी जो है उस विचारधारा को बढ़ा रही है जी जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ स्थापित की है। जी और आरएलडी की इस विचारधारा में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, गरीब तबका भी है, जी सर। और व्यापारी लोग भी हैं। गठबंधन हमारा कहीं से हो जाओ, हम उसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं। मतलब आप गठबंधन बदलते रहेंगे जब तक मध्य वर्ग किसान का गरीब का फायदा नहीं होगा, आप उसे चेंज करते रहोगे? देखो, गठबंधन करना जी सर। ये बड़े नेतृत्व का कार्य है, जी जी और जी बड़े नेतृत्व ही इस काम को करते हैं। और अपनी आइडियोलॉजी को सत्ता में लाके, जी सर। उस विचारधारा को सत्ता के साथ जोड़ के, हम उस विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा करा सकते हैं। सत्ता में आने का यही बेनिफिट है। अब जो लोग हमारे से जुड़े हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े हैं,
हम किस टाइप से उनके फायदे पहुंचावें, उन कामों को हम किस टाइप से करें, वही काम करना चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति को। अच्छा सर, जब आप विधायकी का चुनाव जीते थे तो इसका श्रेय आप किसी स्पेशल कम्युनिटी को देना चाहोगे? आपको लगता है मुस्लिम पक्ष का एक तरफा वोट आपको मिला? पहली तो बात यह, लोकतंत्र में जी और चुनाव में सबसे पहला होता है टिकट, जी सर। और दूसरा होता है माहौल। जी ये जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का क्षेत्र है, यहाँ उनके अनुयायी लोग हैं। जी जी मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नेता का, जी जिसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं चुनाव लड़ूं। सबसे पहले तो धन्यवाद उनका है। हाँ सर। और यहाँ उनकी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो कार्य करते हैं, जी तो श्रेय आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को है, फिर उन बुजुर्गों को है, उन युवाओं को है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जी और बुजुर्ग युवाओं ने मुझे प्यार दिया, जी जी फिर उसको, और उन्होंने मुझे खींच खींच कर मेरी इस पर मेहनत भी कराई, जी सर। मेहनत का भी फल है। लेकिन श्रेय सारा का सारा मैं देता हूँ अपने नेता को, उन्हीं का माहौल था, जिसे वो टिकट देते वही जीतता। सर आप इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने आपको एक तरफा वोट करी या नहीं? बिल्कुल दिया। क्या अभी आप बीजेपी के साथ हैं तो क्या मुस्लिम पक्ष नाराज है आपसे? क्या 2027 में भी आपको वो एक तरफा बिल्कुल वोट करेगा? ना नाराज है, जी ना सर। नाराज होता। और हर चुनाव का एक माहौल होता है, जी सर। वो माहौल था। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक गठबंधन बना के उस पर चुनाव लड़ा था, तो वहाँ अच्छा माहौल था, अच्छी वोटें मिली। अब फिर दूसरा माहौल है, तो ऐसी बात नहीं कि भाई मुस्लिम हमारे से नाराज है, हम मुस्लिम से बिल्कुल नाराज नहीं। कहीं 19-20 का फर्क हो सकता सर है। आप मुस्लिम से नाराज नहीं, मुस्लिम आपसे नाराज, क्योंकि वोटर मुस्लिम। मुस्लिम हमारे से नाराज नहीं, हम मुस्लिम में आना जाना, और जिस विचारधारा को मुस्लिम ने वोट दिया था, हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ा। क्या आपने सर कभी यहाँ बीच में जाके मुस्लिमों की, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाके आपने कभी ऐसा पूछा कि हमारे इस गठबंधन से आप नाराज तो नहीं हो? मैं हमेशा कोई फर्क नहीं करता, जी सर। क्योंकि जो चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी, जो जी चौधरी साहब की विचारधारा थी, वो यही था। उन्होंने एक भाईचारा यहाँ स्थापित किया था, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कोई गुलदस्ते की तरह उन्होंने पिरोया था। आज भी हमारा यही है, हमारे नेता का भी यही है कि हम हमेशा जो हम समय देते हैं वो दोनों तबकों में देते हैं। और हमारी आइडियोलॉजी में मुस्लिम, हिंदू या जाति जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर वो नहीं है, केवल किसान है। हम किसान को प्राथमिकता जिसके देते साथ हैं। सर आपका गठबंधन उसमें है। मुस्लिम भी हो सकता है, जी सर। उसमें हिंदू भी हो सकता जी है, सर। उसमें किसी जाति का बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसान है, वो हमारी आइडियोलॉजी। क्या जिसके साथ सर आपका गठबंधन है, क्या उनकी भी आइडियोलॉजी यही है कि भाईचारे को लेके चलना है? नहीं, उस आइडियोलॉजी को वो जाने। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, 1 साल से मैं देख रहा हूँ, आप सरकार की कोई भी योजना उठा लें, जी सर। कोई भी योजना उठा लो, कोई। उसमें कहीं किसी धर्म का नाम नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, जी सर। मैं कहता हूं कि शामली के अंदर 60 से 70% मुस्लिम समुदाय समुदाय के मकान बने हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, क्या उसमें कहीं मुस्लिम या हिंदू या जाट या राजपूत या ब्राह्मण या ठाकुर लिखा जाता है? किसान लिखा जाता है, वो लाभ बराबर मिल रहा है। अब इस सिलेंडर दिए थे दीपावली पे, उस पे कहीं ऐसा था कि उसका फर्क हो? अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी योजना निकाली है युवा उद्यमियों के लिए, 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, क्या उसमें कहीं जाति लिखी जाती है? सभी फायदा मिलता है। तो ये तो कहना पक्ष और विपक्ष का होता है। जब किसी के अंदर कोई, आप नासूट होगे तो वही मिलेगा, जैसे आपका मन होगा ऐसे ही उसमें से खोजते रहो। ये तो वो फर्क है, राजनीति करने का फर्क अभी सर लखनऊ में विधानसभा सत्र चल रहा था, आपने वहां पे एक उच्च न्यायालय का मुद्दा उठाया। है। हाँ, क्या आपको लगता है शामली क्षेत्र जहाँ के आप विधायक हो, उच्च न्यायालय का एक बड़ा मुद्दा है? देखो बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन हाईलाइट काफी दिन से है, और वो सही तरीके से उठाया नहीं गया। अच्छा विधानसभा में मैंने भी उठाया, कुछ और भी विधायक थे। सर। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे वो आगरा क्यों ना है, चाहे वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मथुरा, कोई सा बागपत, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट है, और उच्च न्यायालय का मुद्दा है। कारण उसका ये होता है, उसके पीछे रीजन यही है, हमारे यहाँ यदि कोई मुकदमा है और वो इलाहाबाद में हो,
इलाहाबाद इलाहाबाद यहाँ से 600 650 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन सर जब से और राज्य में भाजपा सरकार आई, क्राइम का रेशो तो उन्होंने गिरा दिया ना, तो इस हिसाब से तो ये मुद्दा आगे आने वाले समय में दब ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो जो चीज है वो सबको दिखाई देती है। आपकी तारीख लगी, आपको 700 किलोमीटर जाना है, आपका खर्चा भी होगा, वहां आपको 2 दिन रुकना भी पड़ेगा। और यदि आपका उच्चन्यायालय यहीं नजदीक कहीं है, मेरठ है या कहीं नोएडा वगैरह में है, कहीं नजदीक है, तो कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा, कुछ को तो होगा। अच्छा, मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र मुद्दा का, है, इस मुद्दा क्षेत्र है, का सर। मुद्दा कभी नहीं बंद होगा। अच्छा, ये मुद्दा है। जब तक न्यायालय नहीं बनेगा तो मुद्दा तो रहेगा। अच्छा, अगला सवाल है सर, आपका एक बयान मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, हमें लोकदल को बढ़ाना है, माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। हम्म। आपको लगता है सर आरएलडी गठबंधन गठबंधन खेलती रहेगी तो इस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी और विचार भी आगे बढ़ेगी? नहीं, गठबंधन का सिस्टम दूसरा है जी सर। और आइडियोलॉजी का दूसरा है। मैंने पहले भी बताया आपको। हाँ सर। हम उस विचारधारा पर काम करते हैं, सरकार के साथ खड़े होकर उस विचारधारा को बढ़ाने का नहीं कार्य सर, कर रहे हैं। जैसे बार बार गठबंधन नहीं, बार गठबंधन से पार्टी, आप क्या मानते हैं पार्टी बढ़ रही है? आज पूरे देश में जी सर। गठबंधन है। जी सर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन की सरकार है। जी सर। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो। जी सर। तो गठबंधन तो करना, जब आप सत्ता के लिए जाओगे तो गठबंधन तो करना पड़ेगा यदि सत्ता में आना। जी सर। इतनी बड़ी पार्टी तो आज तक कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं है, उन्होंने भी गठबंधन किया है। जी। और लोकदल तो अभी इतनी नहीं, बड़ी नहीं अगर है। हम सर पुराने समय से देखें तो गठबंधन गठबंधन करके आपको पता है पार्टी किस मुकाम पे पहुंच गई, तो कुछ ऐसा हल निकाले गए हमारे माननीय जयंत जी, जो हम अपने मतलब गठबंधन से अलग देखो, आगे ये चल गए। परसेप्शन है, माहौल है। अच्छा सर। और जिससे पार्टी डाउन भी आई है, वो कैसा माहौल था आपको पता, सब पता है। और 2012-13 का, उसमें पार्टी डाउन आई थी, लेकिन पार्टी ने मेहनत करके, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने पार्टी को बढ़ाया है। और आज उसके 10-11 विधायक हैं। 10 विधायक उसके यूपी में है, एक एमएलसी है, 9 विधायक हैं, एक विधायक राजस्थान में भी है। तो पार्टी तो बड़ी है। 2-3 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, और 2 मेंबर ऑफ लोकसभा है। तो पार्टी तो बड़ी है। अब गठबंधन करने का तो मतलब ये है कि साथ जोड़ के चलें, और सत्ता में यदि आ गई तो अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाओ, सत्ता का सहारा लो। सर आरएलडी गरीब मजदूर और मध्य वर्ग की पार्टी है, क्या आप इसे मानते हैं? हम बिल्कुल किसान की किसान पार्टी है, मजदूर गरीब मध्य वर्ग की पार्टी है, क्या आप इसे मानते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर क्यों बहन माननीय मायावती जी का जो वोट बैंक था वो भी गरीब मध्य वर्ग किसान था, हम्म। फिर उस वो सारा का सारा बीजेपी के खाते में क्यों चला गया? उसे आरएलडी क्यों नहीं बना पाई? जब अगर किसान की मजदूर की मध्य वर्ग की पार्टी थी तो देखो, बीजेपी की तरफ ऐसा क्यों चला गया, वो ऐसा आरएलडी की आप तरफ क्यों नहीं था? ऐसा आप कह रहे हो। जी सर। नहीं सर, रिकॉर्ड ऐसा आंकड़े आप कह आंकड़े रहे हैं हो, सर, आंकड़े। आंकड़े हैं। जी मैं जी भी बताता हूँ। जी 100 का 100% कोई कह नहीं जाता, कुछ हमने भी लिया है। आज यदि आरएलडी का विधायक शामली से है, जी उसे हर बिरादरी का वोट मिला है, एससी समाज का भी वोट मिला है, व्यापारी समाज का भी कुछ लिया है, और मुस्लिम और दूसरे जो हिंदू हैं उनमें से भी लिया है। तो लेकिन ये जरूरी थोड़ा होता है 100 का 100%। नहीं, अगर रेशो कहीं रेशो देखें कहीं ना हमारी सर, मेहनत कुछ कम हुई होगी, कहीं हमारा उनसे कम्युनिकेशन कम हुआ होगा, कहीं ऐसा हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो गया, हमने सोचा होगा ये काम करेंगे, उनको लाभ नहीं मिला होगा। अब आप ये समझते हैं, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की साथ चला गया या दूसरे के साथ चला गया। अभी हमारी पार्टी में 9 विधायक हैं, एक विधायक एससी समाज से था। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने एससी समाज के विधायक को मंत्री बनाने का कार्य किया है, और उस समाज को संतुष्ट करने का कार्य किया है। अभी पूरे देश की एक प्रॉब्लम थी, खासकर प्रदेश की, कि एक बार कोई आंदोलन हुआ था एससी समाज का, तारीख मेरे याद है, वो 17, 18, 19 कोई से डेट थी, ईयर का मामला है। 243 या 263 एससी समाज के व्यक्तियों पर मुकदमे थे। अब आरएलडी ने बात उठाई, आदरणीय अनिल कुमार जी ने बात उठाई, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने उन्हें प्रेस करा, भाई इस बात को रखो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने उस बात को प्राथमिकता पे लिया। और जो उन पे मुकदमे हो रहे हैं, गैर वैसे मुकदमे हो रहे हैं, उनकी फाइल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रख ली, और मुझे उम्मीद है कि उन पर से वे मुकदमे हटेंगे। तो ये फायदा जब होगा समाज का,
तो वोट भी देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे। अगला सवाल है सर मेरा, माननीय जयंत जी जो आरएलडी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक सभा में ये कहा था, अब की बार 400 पार, हम्म गठबंधन की सरकार बन गई केंद्र में और आप यहाँ पे भी। आप इस लेकिन बात को आप इस बात को सर दूसरे तरीके से सर सवाल एक बार पूरा, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कही थी सर ये बात, हम्म लेकिन अभी तक भी आप और आरएलडी 400 रुपये गन्ना नहीं करवा पाई। और अगर सर आप अपोजिट में होते हम्म तो मतलब कम से कम अगर आप रेट मांगते तो 600 का मांगते। हम्म चलो ठीक है। ठीक है ना सर। तो इस साल क्या कमी रह गई। किसान बिरादरी को जी सर। खुश होना चाहिए जी। कि उनके नेता ऐसे हैं, उसे पता है कि किसान की समस्याएं क्या हैं, गन्ने में क्या बचता है नहीं बचता है। आपके हिसाब और हम सौभाग्यशाली हैं इस क्षेत्र के किसान जी कि हमारे नेता हमें ये चाहते हैं कि गन्ने का भाव इतना से भी ज्यादा मिलना चाहिए, और वो प्रयासरत भी हैं। वो हमेशा गन्ने की बात करी, अपने विधायकों को निर्देशित किया, मुख्यमंत्री से मिलो, खुद मिलने भी गए। लेकिन सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, उसे सरकार देखेगी, जो मुख्यमंत्री है वो देखेंगे। परिस्थिति तो सर हर समय अलग होती थी। अगर आप विपक्ष में होते थे आप खुद डांटते थे माइक मैं पे। विपक्ष में था, मैंने आपको बताया। आप सबसे ज्यादा माइक मैं पे आपको डांटते बताया मैं विपक्ष में था, थे। जी अभी भी बताया जी जी। कि ये प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। वहां भी हमने पूरा प्रयास करा, लेकिन यहाँ भी उससे ज्यादा प्रयास करा। तो क्या सर हम माने कि जब से गठबंधन हुआ है आरएलडी की आवाज दब गई है। आवाज दबी नहीं, आवाज उठी है। आवाज सर आप जनता वो के दिखाई नहीं दे रही। अब मैंने क्वेश्चन उठाया जब मैं विपक्ष में था, जी एक बार बोला, दो बार बोला, जी और आरएलडी ने प्रयास किया गन्ने के भाव के लिए। 4 बार हम मुख्यमंत्री से मिले उसी के लिए। लेकिन वो प्रदेश चलाना है, कुछ बात उनकी भी जायज है। और मैं ये कहता हूं, सम्मान चौधरी चरण सिंह जी का भी यहाँ हुआ है और चौधरी अजीत सिंह जी का भी हुआ है, और जो नीतियों पे, जिस नीतियों पे चौधरी जैन सिंह जी चल रहे हैं, उनका भी सम्मान है और होगा भी। और किसान को एक अच्छी सौगात भी बहुत जल्दी, टाइम जरूर लगता है किसी चीज में। सर वो तो 2026 में होगी। वो तो अब उसका ऐलान आप अभी से कर रहे हो, वो तो मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ की जनता ऐसी सर अब सौगात मिलेगी, खुश होंगे। राजनीति समझने लगी लेकिन है। परिस्थितियां क्योंकि 2027 में चुनाव है और 2026 में परिस्थितियां जैसी होती हैं, जी सर। उन्हें सत्ता चलानी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्हें सत्ता चलानी है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गन्ने और शुगर प्रभाव डालती है। वो सब कुछ सत्ता को देखना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना है। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे, वो जैसी परिस्थितियां होती हैं, परिस्थिति के अनुसार सारे कार्य होते हैं। और हमारा प्रयास था, हमारे नेता का प्रयास था, एक सराहनीय प्रयास था। हमें खुश होना चाहिए और जनता खुश है, और जनता कहती भी है कि, और मैं हम सुनते भी हैं जाके कि भाई आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, कोई भी इस टाइप की कोई बात यदि क्षेत्र के अंदर होती है, जो घटना घटती है, उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसका दर्द उन्हें वे उसका महसूस भी करते हैं और उस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। और जहां तक उसमें उससे लाभ मिलने का है, वो भी लगभग मिलता है। कोई जरूरी नहीं होता कि सारे कामों का मिल जाए। सर आप मानते हैं कि गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। गन्ने की गहराई में महंगाई के हिसाब जाओगे, गन्ने की गहराई में जाओगे, जी यदि सन 70 की बात करेंगे और नहीं आज सर अभी महंगाई के 2025 हिसाब है, से तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। फसलों का वाजिब दाम किसानों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आप उसमें कहने लगे नहीं तो बीजेपी की सरकार है। 30 साल मतलब 55 साल हो गए। यदि आप फसल वैल्यू देखोगे उसका, और महंगाई देखोगे, और मजदूर की जो कॉस्ट पगार उसे देखेंगे मिली है जी सर। वो बढ़ी है, मजदूर की पगार बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन किसानों का जो मूल्य था फसलों का, वो से दाम वो नहीं मिल रहा है। सन 70 में एक टीचर की सैलरी लगभग 100 रुपए थी, हमारी गन्ने की बुक की 150-200 रुपए की हुआ करती थी। आज एक अध्यापक की या किसी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास कर्मचारी की सैलरी 1.25 लाख रुपए है, और गन्ने की बुक की 6-7 हजार रुपए की हो रही है। मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं। वही तो किसान अभी उस लेवल पे नहीं आया। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि किसान की जो फसलों की वैल्यू है वो बढ़े, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी किसान को बढ़ाने की है।
तो हम प्रयास करेंगे और वो सत्ता में रह के सही तरीके से प्रयास किया जा सकता है, उसी को हम कर रहे हैं। अभी 9 महीने 10 महीने हमें सत्ता के साथ लगे हुए हैं, हमने कई चीजें वहां रखी हैं, उन पर अमल भी हुआ है और मुझे उम्मीद है कि गन्ने का भाव भी बहुत जल्दी अगले साल इतना बढ़ेगा कि सब खुश हो जाएंगे। मतलब 600 के करीब जा सकता है। 600 तो काम ही नहीं चलना, काम तो पता नहीं कितने से चलेगा। जो मैंने आपने मेरी बात नहीं सुनी, समय कितने मैं गुना समझ बढ़ा, गया, मैं समझ गया। जितना पॉसिबल होगा इतना बढ़ेगा। अच्छा सर, चूंकि अभी 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी हम्म 6 महीने की। क्या उत्तर प्रदेश राज्य में 1 साल के लिए कोई आरएलडी का नेता मंत्री पद के लिए हम देख देख सकते हैं सर उसको? देखो, मैंने एक दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं अच्छा सर। और वो मंत्री हैं। यहाँ आवश्यकता तो किसी की नहीं है कि भाई हम मंत्री के पीछे लालच में फिर रहे हैं। नहीं सर, आने हमारे वाले सारे काम चुनाव हो रहे में हैं, क्षेत्र को हमारे दिखा दे सारे कि काम हो रहे आरएलडी का एक हैं। मंत्री ये बना डिपेंड दिया करता है, हमने 1 साल के लिए। ये डिपेंड करता है हमारे नेता पर जी और गठबंधन पर, एनडीए के शीर्ष नेताओं पर, जी वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। लेकिन हमारा एक मंत्री है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मंत्री हैं, और जो परसेप्शन, जो माहौल हमें मिल सकता है वो हमें मिल रहा है। अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा 1 साल के लिए मंत्री बनना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बनेगा, हम देखेंगे उसे। नहीं, यदि कोई किसी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी चाहेंगे और एनडीए गठबंधन चाहेगा और कोई मंत्री बनेगा तो बन सकता है, उसमें क्या है। अच्छा सर, सर जब आप आरएलडी महागठबंधन के हिस्से थे तो पश्चिम में सर आप बीजेपी के बड़े आलोचक थे। हम्म अब आप गठबंधन के साथ हैं, हम्म जिन समस्याओं पे आप आवाज उठाते थे क्या वो सब सोल्व होगी सर अब? नहीं, आलोचक होना ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। जी सर। आप चुनाव में जाओगे, किसके खिलाफ चुनाव में बोलोगे आप, किसके खिलाफ चुनाव में बोलोगे, विपक्ष। और उनमें से कुछ मुद्दे होंगे। अब हर चीज का भी मैं आलोचक नहीं था, कुछ मुद्दों का आलोचक होता है। सर जिन आपने जिन मुद्दों को हम मीडिया के द्वारा या विधानसभा में उठा सकते मैं हैं, मुद्दे याद दिला जहां सरकार की कमजोरी होती है, जी जी विपक्ष का मतलब होता है उसे उठाना। जी और जहां सरकार अच्छे कार्य करती है, यदि विपक्ष सिलेंडर करता है उन अच्छे कार्यों को उठाऊंगा, तो हमें तो कमियां खोजनी थी, अच्छा, उन कमियों को क्या उजागर अब करना वे था। सब कमी पूरी होगी सर? फिर जब वही से बात, भाई हम प्रयास ही तो कर सकते हैं, जितनी उनमें से पूरी होगी उन्हें रखेंगे, जो अच्छा, रहेगी उन्हें बाद में देखेंगे। सर आप शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के बड़े मुद्दे उठाते थे। हाँ, आप शामली क्षेत्र आप एक बढ़िया बात पा गए, आप शिक्षा, चिकित्सा और के रोजगार। रोजगार के बड़े मुद्दे अब मैं उठाते आपको थे बताता हूँ। सर। अभी मेरी आपको सवाल बता दूं, आप लेकिन जब से आप गठबंधन के साथ आए हो, आप मैंने कोई आपका पूरा एक कोई वर्ड नहीं सुना शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे। इसका मतलब वे तो सब मुद्दे सोल्व हो गए सर? मैं ये बात का जवाब वैसे आपको पहले भी दे दिया था, जी सर। सोल्व नहीं हुए। एक प्लेटफॉर्म होता है उठाने का, वो प्लेटफॉर्म हम सरकार में हिस्सेदार नहीं थे, हम सरकार के अंदर नहीं बैठ के बात कर सकते थे, हम मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे थे, जी सर। आपके थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे थे। मुद्दे हैं, कुछ का सोल्यूशन हुआ है, लेकिन वो बात हम सरकार के अंदर बैठ के अपनी बातों को रखते हैं, उन पे कितना अमल हो रहा है, कुछ अमल हो रहा है, कुछ नहीं। अब आप चिकित्सा की बात करेंगे, जी सर। मैंने एक मुद्दा उठाया था कि मेरे यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए, और वो सरकार ने मान लिया, हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर बनने लग रहा है। लेकिन अगर सर और मैं इस आपको क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ लाइन है। मैं आपको 10 अब चीजें रोजगार की बात बताऊंगा, पहले उस पर आ जाओ। जी सर। अब 60,000 की भर्ती हुई थी, जी सर। 60,000 की भर्ती हुई थी, कितनी फ्रेश सिलेक्शन हुआ, जी यही तो हमारी मांग थी, वो पूरी हुई है। जी जी हर गांव में से 15-20, 15-20, 15-20, 25-30, 35-35 तक लड़के लगे हैं, बिना रिश्वत के लड़के लगे हैं, और मेहनत से लगे हैं। तो हमें यही तो चाहिए था। एक तरफ सर बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कह दिया कि इस साल मतलब शिक्षक की भर्ती नहीं आएगी। उस पर आपके क्या विचार है सर? नहीं, यदि आवश्यकता होगी, जहां पॉसिबल होगा, सरकार भर्ती सर निकालेगी। पद खाली पड़े हैं लाखों। हम मांग करेंगे, हम उसी प्लेटफॉर्म से मांग करेंगे, होना चाहिए। अच्छा सर, क्या हम ये पक्का मान लें सर 2027 में आप शामली सीट से 100% चुनाव लड़ेंगे? जो नेता के फैसले हैं, या फिर चौधरी जैन सिंह जी को बताना है, या फिर उन्हें आपका देखना है। या फिर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, कैराना भी जा मेरी सकता है बात सुनो, ये जो कार्य है, मेरा काम है, उन्होंने मुझे यहाँ लड़ाया और मैंने उनको सीट दी, उनका आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो वो सीट उन्हें मिल गई। मेरा कर्तव्य है, और लोकतंत्र भी कहता है कि मैं जनता की सेवा में लगा रहा हूँ। मेरा मूल्यांकन मेरे नेता करेंगे, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी करेंगे। क्या वे चाहते हैं मुझे यहाँ से लड़ाना?
या नहीं लड़ाना, या टिकट देना या नहीं देना, वो डिपेंड उन पर करता है। मैं अपनी मेहनत बरकरार रखूंगा, बरकरार कर रहा है, करता रहूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब है आप अपने जीवन की सेवाएं आरएलडी में देख रहे हैं, बिल्कुल, या फिर 100%, 1000%, लाखों परसेंट, या फिर चेंज भी कर सकते हैं सर? नहीं, लाखों परसेंट मैं आरएलडी से समर्पित हूँ। मतलब इसी के लिए मैं जीना। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का पहले से भी समर्थक रहा हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ। और मैं कई ऐसे काम भी हैं जो चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ किए हैं, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी कर रहे हैं। आप ये एक व्यक्तित्व की बात समझो, और एक ये महत्वपूर्ण कार्य समझो कि इस देश में 545 एमपी मेंबर ऑफ लोकसभा है, और लगभग 250 या कितने, पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं मेरे पास, 600 से ऊपर हो जाते हैं मिलकर राज्यसभा मेंबर है। एक अकेले ऐसे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी सांसद हैं राज्यसभा के, जिन्होंने अपनी निधि खेल और युवाओं पर खर्च करने का कार्य किया है। ये बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए बड़ी बात है। कहीं स्टेडियम में दे रहे हैं, कहीं कबड्डी का, जैसे अभी कन्यान में कबड्डी का वो बन रहा है स्टेडियम, उसमें 25,000 रुपए दिए हैं। दूसरा, और कौशल विकास मंत्रालय में आके जो कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने किया, अभी छपरोली में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। वहां ट्रेनर रखे हुए हैं जिससे वो उनकी तैयारी करावें। अभी दूसरा सेंटर शामली जिले में खुलने जा रहा है बहुत जल्द। तो ये युवाओं के लिए और क्षेत्र के लिए बेजोड़ काम है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप। तो वो काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया है, और उनका मान सम्मान बढ़ा है, राष्ट्रीय लोकदल की साख बढ़ी है, और आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है वो उस पर कार्य हो रहा है। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं सर बीजेपी और बहुत सारी पार्टियां एक गरीब मजदूर मध्य वर्ग को उठा के नेता बना देती है। उसमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी किसी सफाई वाले को, ओटे वालों को नेता बना देती है, विधायक बना देती है। क्या कभी हम आरएलडी में देखेंगे सर एक गरीब किसान का जो लड़का है, दो चार बीघे उसके पास है, क्या वो कभी नेता बनेगा किसी भी पार्टी में? या सर एक सेकंड, या आरएलडी में सिर्फ वही नेता बनेंगे जिसके पास बाहुबल, पैसा बल, ये सब चीजें हैं? राजनीति में और लोकतंत्र में ना बाहुबल ना पैसा चलता, राजनीति में उसकी मेहनत चलती है। क्या अभी कोई गरीब किसान का बेटा आरएलडी में जो मेहनत करेगा, जो लोगों के संपर्क में रहेगा, जो जनहित की बातों को उठाएगा, जनता के बीच में रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। यही आरएलडी का ध्येय है। हमारी पार्टी में मैंने बताया कि 10 विधायक हैं, 10 में से एक एससी समाज से विधायक था, उसे मंत्री बनाने का, कैबिनेट का मंत्री बनाने का कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया है। बागपत से ऐसे व्यक्ति को एमपी बनाने का कार्य आरएलडी ने किया है जिसके पास शायद 2 बीघे भी जमीन नहीं है, और जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पौधशाला का एक हिस्सा रहा है, और ना पैसा है उसके पास, लेकिन वो उसी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जवाब लोकतंत्र को दिया है, जवाब जनता को दिया है, जवाब उन लोगों को भी दिया है जो घृणा करते हैं या आलोचना करते हैं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक एग्जाम्पल है, और आरएलडी उस किसी व्यक्ति को बढ़ाने का कार्य करेगी जो योग्य होगा, जो जनता के बीच में होगा, जनता से मिलता होगा, जनहित के मुद्दे उठाता होगा, और जिसका सब जगह किसी भी समाज में, धर्म में आना जाना रहेगा, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आरएलडी करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, जो बड़ी बेबाकी से बातें करते हैं, चाहे कैमरा के सामने हो चाहे कैमरा के बाद हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया, हमारी बातें सुनी, अपनी बातें कही। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।